हाय स्टूडेंट्स। तो टुडे विल बिगिन विद द पार्ट ऑफ बैटरी। ठीक है, आज जो पार्ट करने वाले हैं मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी पार्ट का लगभग लास्ट पार्ट है। ठीक है, और एक पार्ट रह गया है वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आज हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बैटरी एक्चुअली में क्या है? ये जो बैटरी है आप इसको सोर्स ऑफ करंट, ठीक है, एक सर्किट में सोर्स ऑफ करंट भी बोलते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, सोर्स ऑफ ईएमएफ भी इसको बुलाते हैं बैटरी को। ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर सर्किट हो गया उसमें सोर्स ऑफ करंट और सोर्स ऑफ ईएमएफ रहता है आपका बैटरी। तो अभी आपको जानना है ये बैटरी एक्चुअली में होता क्या, और ये ईएमएफ जो है इसके अंदर से जो ईएमएफ निकलता है या ये जो ईएमएफ बनाता है या इसके अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है कितना होता है, कैसे आता है वह। ठीक है, तो आप जब एक बैटरी के बारे में सोचेंगे, जब आप बैटरी के बारे में सोचेंगे, लेट इट बी ए ड्राई सेल। जो बैटरी आप जानते हैं अभी तक, ड्राई सेल के बारे में पता हो गया। फिर आपका लेक्लांचे सेल। ठीक है, लेक्लांचे सेल, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया तो मुझे बताना। ड्राई सेल हो गया है, लेक्लांचे सेल हो गया है, और जैसे कि वोल्टिक सेल। ठीक है, वोल्टिक सेल भी हो सकता है, एसिडिक सेल भी हो सकता है, या एक पॉपुलर सेल है लिथियम आयन, जो आपके फोन के बैटरी जो होता है ना, जो स्मार्टफोन का बैटरी होता है, लिथियम आयन, कैडमियम आयन भी होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका बैटरी का टाइप्स। जो कोई भी बैटरी आप ले ले यहां से, जो कोई बैटरी, जैसे कि मान के चलो मैं एक ड्राई सेल का एग्जांपल लेता हूं। जब आप ड्राई सेल का एक स्ट्रक्चर देखोगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली वहां पे हो क्या रहा है जो ये ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ड्राई सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे बहुत इजी है। दुकान पे जाइए, जाकर एक ड्राई सेल, मतलब कि जैसे टूरा सेल का एक बैटरी हो गया, वो खरीद लीजिए, वो ड्राई सेल ही होता है बेसिकली। तो एक ड्राई सेल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे जब भी आप ड्राई सेल खरीदेंगे, केसिंग रहता है चारों ओर ऐसे करके, उसके बीच में एक रॉड रहता है। ठीक है, एक रॉड रहता है, कार्बन का एक रॉड रहेगा उसके बीच में, और ऊपर में ये पॉजिटिव एंड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हो गया आपका पॉजिटिव एंड, और नीचे में रहेगा आपका नेगेटिव एंड। नॉर्मल कॉमन जो एक डायग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो केसिंग बनता है ना, एक ड्राई सेल का जो केसिंग बनता है, दैट इज मेड अप ऑफ जिंक। ठीक है, द केसिंग इज मेड अप ऑफ जिंक, और ये जो अंदर का ये जो रॉड है वो बनता है कार्बन का या ग्राफाइट का। ठीक है, ग्राफाइट या फिर ग्राफाइट ही तो एक कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, तो कार्बन का एक रॉड बनता है वहां पे। ठीक है, और बीच में यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट दे देते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है जिसको हम बोलते हैं, मान के चलो एमोनियम क्लोराइड भी रहता है या फिर जिंक ऑक्साइड भी रहता है। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक ऑक्साइड। अभी होता क्या है, देखो ये जो जिंक है, ये जो जिंक का जो केसिंग है, जो नीचे यहाँ पर लगा हुआ है, ये केसिंग पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये पर्टिकुलर जिंक थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज, सॉरी, थोड़ा ये जिंक का जो नेचुरल जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज में रहता है, +2 चार्ज में रहता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जिंक केसिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, क्योंकि ये एनायंस को अट्रैक्ट करते हैं। एनायंस को मैं समझा रहा हूं क्या होता है वहां पे। और यहाँ पर जो कार्बन रहता है वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गया यहाँ पे। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे एक फेनोमेनन हो जाता है, बहुत ही कॉमन फेनोमेनन है, सबने सुन लिया है अभी तक ये फेनोमेनन के बारे में, जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस केमिस्ट्री का बहुत ही इजी, बहुत ही कॉमन फेनोमेनन है, जिससे तो आप एक पर्टिकुलर ओर को आप क्लीन करते हो, गोल्ड को डिराइव करते हो। ठीक है, या एक पर्टिकुलर यूटेंसिल्स में गोल्ड का जो एक पर्टिकुलर लेयर बनता है वो बिठाते हो, या आपका जो बैटरी के अंदर जो करंट जनरेट होता है वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस से ही होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस में थोड़ा बहुत एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ये जो कंपाउंड होता है, इसमें थोड़ा बहुत अगर चार्ज लग जाए, और ये अगर एक्वस सॉल्यूशन स्टेट या फिर ये अगर तुम्हारा मोल्टेन स्टेट में रहे, ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी के अंदर ये पेस्ट की तरह रहता है। ठीक है, पेस्ट की तरह रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा अगर तो आप चार्ज दे दे, इसमें थोड़ा चार्ज दे दे, तो ये एमोनियम क्लोराइड जो है वो टूट जाता है। दिस कंपाउंड डिसोसिएट या डिकम्पोज टू फॉर्म NH4 माइनस एंड NH4 प्लस एंड Cl4 माइनस। दो पर्टिकुलर तुम्हारा जो रेडिकल है, एक कैटायन एक एनायन, पॉजिटिव का हो जाता है कैटायन और नेगेटिव का हो जाता है एनायन, ये पर्टिकुलर कंपाउंड बना लेते हैं, रेडिकल बना लेते हैं, ये कंपाउंड ये पर्टिकुलर रेडिकल बना लेते हैं। और होता क्या है,
ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जाके तुम्हारा कार्बन पे डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है क्लोराइड, ये जाके आपका जिंक पे जाके जमा होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जिंक बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव का अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इन ये पूरा चक्कर से हो क्या रहा है देखो, जब जाके ये पर्टिकुलर जो कार्बन के ऊपर ये एमोनियम जाके यहाँ पे डिसोसिएट या डिकम्पोज होगा एमोनियम यहाँ पे, और ये पर्टिकुलर नेगेटिव एंड में जाके ये क्लोराइड डिसोसिएट होगा, तो क्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चला जाता है जिंक पे, और वही इलेक्ट्रॉन को हम डिराइव करके एक सर्किट पे घुमाते हैं और उसी को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोलाइसिस के स्टेप में जब एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिलीज होता है ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, वही इलेक्ट्रॉन सर्किट पे जाके करंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और अभी होता क्या है, ये कांस्टेंट जो डिसोसिएट हो रहा है, तो जब रेडिकल बनता है और वो जाके ये पर्टिकुलर केसिंग और कार्बन डॉट में जाके डिसोसिएट हो जाएंगे, तो वही स्टेप में होगा क्या देखो, ये पॉजिटिव जब जाएगा यहाँ पे जाके डिसोसिएट होने के लिए, ये पॉजिटिव और भी तो एमोनियम रेडिकल होंगे ना, और भी क्लोराइड रेडिकल होंगे ना, तो वहां पे ये अट्रैक्ट या फिर रिपेल हो जाएंगे। वहां से जन्म होता है यहाँ अंदर में एक पर्टिकुलर इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली इसका जो मूवमेंट होता है, ये जो रेडिकल्स है उनका मूवमेंट में जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अंदर में एक पर्टिकुलर वोल्टेज जनरेट हो जाता है, उसका नाम ही हम बोलते हैं ईएमएफ। EMF या फिर electromotive force is nothing else but the work done in moving a charge, the work done in moving a unit positive charge from one end of a battery to the other end of a battery। ठीक है, जो वर्क डन होता है, जो रिपल्शन फेस करते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण रिपल्शन फेस करते हैं चार्ज, तो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है दोनों एंड में, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसको ही हम बोलते हैं ईएमएफ। और हमेशा याद रखना, ये ईएमएफ जो होता है तुम्हारे सर्किट पे, ईएमएफ सबसे बड़ा वोल्टेज का वैल्यू होता है, और जो भी एक सर्किट जो भी वोल्टेज क्रिएट करे किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे, वो हमेशा ईएमएफ से कम ही रहेगा। ठीक है, ईएमएफ विल बी द लार्जेस्ट वोल्टेज इन ए पर्टिकुलर बैटरी, सॉरी इन ए पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, तो अभी चलिए ये पर्टिकुलर जो हमारा सेल है इसका और एक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो आप छोटे जब थे, जब क्लास 6 में पहली बार आपको इलेक्ट्रोलाइसिस मिला था, तब कैसा वाला डायग्राम था, तो और भी अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मान के चलो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड दे दिए, तो एक पर्टिकुलर है एनोड जो होता था पॉजिटिव चार्ज, एक पर्टिकुलर है कैथोड जो होता था हमारा नेगेटिव चार्ज। सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट आपने दे दिया NaCl का, तो NaCl जब डिसोसिएट करेगा Na प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो Na प्लस जो होगा वो जाके नेगेटिव में, और क्लोराइड जो होगा वो जाके पॉजिटिव में डिसोसिएट करेगा। और ये शुरू होने के लिए थोड़ा सा बैटरी से थोड़ा सा आपको इसमें चार्ज करना होगा। सिर्फ बैटरी का पार्ट यही है कि ये थोड़ा सा पहले चार्ज करता है और ये रिएक्शन शुरू करता है, बाद का ये खुद अपने आप ये रिएक्शन चलता जाता है, और आपका करंट जो है ये नेगेटिव जब जाएगा पॉजिटिव में, तो ये क्लोराइड से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिसोसिएट होगा, और ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जाके यहाँ पे फिर से आ जाएगा, और ये चक्कर चलता ही जाता है, ये साइकिल चलता ही जाता है। ठीक है, ये साइकिल चलता ही जाता है। तो इसी कारण आप एक बैटरी से करंट ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्लोराइड जब इधर मूव होगा, मैं जो बता रहा था, ये क्लोराइड जब इधर से ये पर्टिकुलर एंड में मूव करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सोडियम नहीं रहेगा, सोडियम आयन एक ही नहीं रहेगा, एक ही क्लोराइड आयन नहीं रहेगा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ sodium and chloride ions will be there, तो they will obviously attract or repel this chloride ion। तो वही रिपल्शन के कारण एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं वो जनरेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस जितना भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन दे उतना आपको वर्क डन करना पड़ेगा ये चार्ज को ले जाने के लिए। ठीक है, वही वर्क डन को हम यहाँ पे ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या बैटरी का जो पोटेंशियल होता है। ठीक है, अभी समझ में आया?
अभी हम देखेंगे कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पहला चीज हमको याद रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट किसके लिए होता है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको तो पता ही होगा, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइसिस जो स्टेप होता है बैटरी के अंदर, उसके लिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो क्या कौन सा वाला फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा? पहला जो फैक्टर है वो होता है ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस किसके लिए हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो पहला जो फैक्टर है इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कितना पावरफुल आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, ठीक है। अगर एक्टिविटी सीरीज में आपका इलेक्ट्रोलाइट अगर ऊपर में रहा, इसका रेडिकल का वैल्यू अगर ऊपर में रहा तो रिएक्शन भी ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका पावर अगर कम हो गया, एक्टिविटी सीरीज में अगर लोअर है इसका रैंकिंग, तो यहाँ पे जो रेडिकल जनरेट होगा उसका एबिलिटी या उसका जो चार्ज जनरेट करने का जो एबिलिटी है वो बहुत कम होगा, तो वहां पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है। पहला हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट रहेगा कितना प्रोपोर्शन में आप यहां पे इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। पानी कितना मिला रहे हो और इलेक्ट्रोलाइट कितना मिला रहे हो। मैंने बोला था कि मोल्टेन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन स्टेट, तो ऑब्वियसली मोल्टेन स्टेट में तो नहीं डालोगे ना यहाँ पे, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में अगर डालोगे पूरा बैटरी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टेन करने के लिए पूरा बैटरी मेल्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एक्वा सॉल्यूशन स्टेट में डालोगे, पानी के साथ मिला के, एसिडिक फॉर्म में डालोगे, एसिड के साथ मिला के, जैसे कार के बैटरी में होता है एसिडिक फॉर्म में हम डालते हैं वहां पे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, देखो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना इलेक्ट्रोलाइट आप मिला रहे हो वहां पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देने से इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि रेडिकल ज्यादा जनरेट होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी वापस भी उतना ज्यादा ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। जितना आपका जो वोल्टेज सेल था तो वहां पे जितना आपका डिस्टेंस था ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के बीच में, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा चार्ज को भी उतना ज्यादा ही ट्रेवल करना होगा। तो जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा वो उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस जनरेट होगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा रिपल्शन फेस करने वाला है। तो मोर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स मोर विल बी द रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट होता है एरिया। जितना बड़ा उसका एरिया रहेगा, हमको पता है कि जितना बड़ा एरिया रहता है रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना कम हो जाता है, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टेम्परेचर, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे, हमको पता है जितना ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होगा उतना जल्दी ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर लेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट जल्दी करेगा, ठीक है, जितना जल्दी करेगा वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट, रिपल्शन होने का चांस भी बहुत कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पहले रिपल्शन होगा लेकिन बाद में क्या होगा, ये जो रेडिकल है डिसोसिएट हो जाएगा, रेडिकल का अमाउंट यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से जल्दी जल्दी वो स्टेप हो जाता है, और फाइनली तुम्हारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है डिक्रीज होता जाता है। पहले ज्यादा रहेगा लेकिन बाद में डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस। प्लीज राइट दिस फैक्टर्स इन योर कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है टर्मिनल वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेल के लिए। तो देखो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। तो होता क्या है, देखो, तो जब भी हम बैटरी को एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक स्विच मैंने ले लिया और एक बैटरी जिसका ईएमएफ है समझ लो ई, और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, ई कॉमा आर, ठीक है। तो यहां से जब करंट जा रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, तो इसके अबाउट अगर हमने एक वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज मेजर किया, समझ लो वो वी आ गया। तो अभी टर्मिनल वोल्टेज क्या है, देखो एक पर्टिकुलर सर्किट में तीन तरीके का वोल्टेज होता है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बाद में देखेंगे, उसको हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है, उसको हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। मान के चलो ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। जो रेजिस्टेंस के अबाउट होता है वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। यहाँ पे पहले चीज जो जानना होता है कि बैटरी के अंदर का जो वोल्टेज है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन जब बैटरी से करंट निकलता है
और करंट पूरा ये सर्किट का चक्कर लगा के जब फिर से बैटरी के अंदर आता है तो क्या होता है, देखो इधर पे ये पर्टिकुलर जो पूरा जो सर्किट है वहां पे ये ईएमएफ का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। जितना रेजिस्टेंस रहेगा, जितना ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, उसके मुताबिक ये जो वोल्टेज का वैल्यू है, ये ईएमएफ का वैल्यू है, वो डिक्रीज होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। तो अल्टीमेटली जितना भी वोल्टेज आएगा, मतलब कि ये पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड से ये पर्टिकुलर नेगेटिव एंड तक जितना वोल्टेज रहता है बाहर, याद रखना बैटरी के बाहर जितना वोल्टेज रहता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव एंड में, सर्किट के मतलब सर्किट में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड में जितना वोल्टेज रहता है वो उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और बैटरी के अंदर जो वोल्टेज रहता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगा और ये टर्मिनल वोल्टेज बाहर का जो वोल्टेज है पूरा मिला के टर्मिनल वोल्टेज होता है। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव एंड तक बाहर का जो वोल्टेज है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ई माइनस वी अगर करेंगे ईएमएफ से, अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, जो वैल्यू आएगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। और ये पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होता है? ये रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि रेजिस्टेंस में जब भी करंट जाता है वो और एक ऑब्स्ट्रक्शन फेस कर रहा है, ज्यादा एक बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन फेस कर रहा है, वहां पे थोड़ा सा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। इसका फॉर्मूला I इंटू आर से डिनोट हो जाता है। ठीक है, अगर इसका डिराइवेशन करें तो ऐसे आता है, देखो हम ओम्स लॉ जो होता है, ठीक है, ओम्स लॉ जो होता है उससे हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर। लेकिन ये किसके लिए? ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर हम सेल को भी मान ले तो V के जगह पे आ जाएगा ईएमएफ, I इंटू रेजिस्टेंस के जगह पे आ जाएगा R प्लस स्मॉल r, क्योंकि सेल को मानने से स्मॉल r भी रहता है उसके अंदर और एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी देखो ये फॉर्मूला अगर मैंने तोड़ दिया, E इक्वल्स टू कैपिटल I R प्लस कैपिटल I स्मॉल r, और ये IR को अगर मैंने V से रिप्लेस कर दिया तो ये फॉर्मूला देखो बहुत इजीली डिराइव हो जाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी का जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए। तो अभी क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन जब बोर्ड्स में आता है, बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो ये जो पर्टिकुलर ई का जो ये फॉर्मूला ई माइनस बी इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से हमको ग्राफ निकालने के लिए बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा करके दो पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट, अगर ये फॉर्मूला से डायरेक्ट मैंने अगर मान के चलो कि V और स्मॉल r का अगर कोई ग्राफ निकाले, V मतलब पोटेंशियल टर्मिनल जो वोल्टेज होता है, ठीक है, टर्मिनल जो वोल्टेज होता है उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर कोई ग्राफ निकाले तो कैसा होगा? देखो हमको पता है E माइनस वी इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे E माइनस आई आर इक्वल्स टू V, तो V इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। और हमको निकालना है V और R के बीच में ग्राफ, तो मैं अगर V को अगर ये y एक्सिस में मार्क कर देता हूं और स्मॉल r को अगर x एक्सिस में मार्क करता हूं, मतलब इसके जगह पे y, इसके जगह पे y, बहुत इजी है, इसके जगह पे x। ठीक है, तो देखो तुम अच्छे से अगर देखोगे तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है ना, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में, जहां पे x का जो वैल्यू है वो r हो जाता है। ठीक है, y का वैल्यू v हो जाता है। तो ये जो स्लोप आता है माइनस आई आ रहा है, ये यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है माइनस मतलब नेगेटिव में आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और नेगेटिव स्लोप क्या आएगा ग्राफ? ये पर्टिकुलर वैल्यू आएगा तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, समझ में आया? ये पहले वाला जो ग्राफ है वहां से निकलता है। जल्दी से कॉपी करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट, चलो दूसरा जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो होगा तुम्हारा ईएमएफ, तुम्हारा जो ईएमएफ है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो ईएमएफ के साथ कैपिटल आर का ग्राफ कैसा होगा? ये सबसे इजीएस्ट है, सोचना भी नहीं पड़ता कि कैपिटल आर के साथ ईएमएफ का ग्राफ क्या स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि हमको क्या पता है कि कैपिटल ई जो होता है, कैपिटल ई मतलब ईएमएफ जो होता है वो आउटसाइड जो मतलब एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस रहता है उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मतलब कि ये
पर्टिकुलर कैपिटल आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, ये ग्राफ, ठीक है। लेकिन ये ई की जगह पे, ये ई की जगह पे मैंने अगर यहाँ पे वी दे दिया, मतलब कि पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज का ग्राफ अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ अगर ड्रॉ करना चाहे तो कैसा आएगा देखो। चलो मेरा डस्टर किधर गया, चले पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ई प्रोपोर्शनल आर, अभी बी प्रोपोर्शनल आर, मतलब कि टर्मिनल जो वोल्टेज होता है उसके साथ तुम्हारा कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ। तो हमको क्या पता है, हमको कुछ तो पता होगा ना। हमको पता है कि V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। इसको मान के चले तो ग्राफ तो ऐसा आ जाता था, ठीक है, इसको मान के चले तो ग्राफ ऐसा आता था, लेकिन इसको अभी नहीं मानेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे E इक्वल्स टू आई आर प्लस आर लिख लेंगे। तो यहाँ पे I का वैल्यू जो होता है E बाई आर प्लस आर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर रिप्लेस कर देता हूँ ये I का वैल्यू को, तो E बाई आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर आ जाता है, ठीक है। कैपिटल आर को नीचे लाओगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से ये देखो ये वाला वैल्यू आने वाला है तुम्हारा, तो एक वोल्टेज का फॉर्मूला तुम्हारा निकल गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू ये कैपिटल आर, क्योंकि अभी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है V और R के साथ, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ तो नहीं आने वाला है, ठीक है, ये वाला ग्राफ नहीं आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत वैल्यू पुट करके देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत वैल्यू, जैसे कि मान के चलो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने 0 पकड़ लिया तो क्या होगा, ये अगर 0 हो गया तो R बाई 0, एनीथिंग बाई 0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये डिनोमिनेटर पे अगर इन्फिनिटी रहेगा तो इसका वैल्यू जो होता है एनीथिंग बाई इन्फिनिटी क्या, इट टेंड्स टू 0, मतलब कि V विल टेंड टू बी 0। मतलब जब रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा V का वैल्यू भी 0 होगा, मतलब ग्राफ यहां से ही शुरू होने वाला है। और जब रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने अगर स्मॉल r के इक्वल कर दिया, ठीक है, स्मॉल r का वैल्यू के इक्वल कर दिया तो r बाई आर कट जाएगा, 1 + 1 2 हो जाता है। तो V का वैल्यू हो जाएगा EMF बाई 2, मतलब कि मान के चलो अगर ये E हो गया, ये E बाई 2 हो गया तो इधर होगा पॉइंट, ठीक है। और अगर ये कैपिटल R का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, कैपिटल R का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो गया ये वैल्यू, तो एनीथिंग बाई इन्फिनिटी हो जाएगा 0, ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0। तो EMF बाई 1 तुम्हारा EMF ही निकलने वाला है, मतलब कि यहाँ पे EMF का वैल्यू आ जाएगा। मतलब ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा तुम्हारा ऐसा, क्योंकि ये जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनिटी के बाद आपका बढ़ने नहीं वाला है, ये लास्ट वैल्यू इन्फिनिटी तक ही जाने वाला है। तो इन्फिनिटी में V का वैल्यू हमेशा E के बराबर ही रहेगा, ठीक है। सॉरी ये वाला कर्व नहीं होगा, यहाँ पे जाके ये स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा अगर आप टर्मिनल वोल्टेज को रेजिस्टेंस के साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ मेजर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो होगा अरेंजमेंट ऑफ बैटरी के ऊपर, ठीक है, वो हम नेक्स्ट एक वीडियो में कवर करेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब स्टूडेंट को मदद करो अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। चलो अभी थैंक यू और अच्छे से पढ़ो, ठीक है, चलो बाय।